नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कलयुग बेटों की करतूत। रमेश जी टीचर के पद पर सरकारी नौकरी कर रहे थे। जब तक वो नौकरी कर रहे थे तब तक अच्छी वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। अब टीचर के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली थी और हर महीने का पेंशन अलग से मिलने वाला था। रमेश जी और ललिता जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे आकाश और मनीष मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। रमेश जी अपनी पत्नी के साथ कानपुर में एक छोटे से मकान में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा आकाश अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना चाह रहा था। माँ पापा, अब आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, आप दोनों हमारे साथ मुंबई चलिए, हम सब साथ में रहेंगे। तभी छोटा बेटा मनीष बोलता है कि नहीं माँ पापा, हमारे साथ चलिए। बेटों की इस चाहत को देखकर ललिता जी फूले नहीं समा रही थी। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए इतनी जिद करते हैं। लेकिन रमेश जी हमेशा यही बात कहकर टाल देते कि जब तक हम दोनों की जोड़ी सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो बेटा, हमें यहाँ पर अपनापन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अनजान होंगे तो हमें अटपटा सा लगता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटे और बहुएं घर पर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटे रिटायरमेंट के पैसे की बात शुरू कर दी। पापा, आप तो जानते ही हैं कि हम मुंबई के किराए के घर में रह रहे हैं। हमने मकान बनाने के लिए कुछ हद तक पैसा बचा कर रखा है, पर फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो आप रिटायरमेंट के पैसे जो आपको मिले हैं आप वो हमें देकर हमारी मदद कर देते। 3 दिन बाद ही दोनों बेटे और बहुएं वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से रमेश जी सोच में पड़ गए। तभी ललिता जी बोली, सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे घर बनाने के लिए मांग रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। आज नहीं तो कल ये पैसे तो आप अपने बच्चों को ही दे देंगे ना, ललिता जी ने रमेश जी को समझाते हुए बोली। रमेश जी सामाजिक और व्यवहारिक इंसान थे। वो अभी से अपना हाथ काटकर अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे और अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं, लेकिन ललिता, वो पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए है। आए दिन हम लोग टीवी न्यूज़ और अखबार में पढ़ते रहते हैं बच्चे अपनी माँ बाप को कैसे घर से निकाल देते हैं और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे, पर समय का क्या भरोसा है ललिता, ऐसा फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया जा सकता। ललिता जी, हमारे बेटे नौकरी तो कर ही रहे हैं, वो लायक हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक पैसा जमा भी कर लिया है। अब उन्होंने मकान खरीदने की सोची है तो इसमें गलत ही क्या है। माँ बाप होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, वो तो आपके पेंशन से ही पूरा हो जाता है। ललिता जी की जिद के आगे रमेश जी कुछ भी ना बोल पाए और रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटे ने मुंबई में अपना अपना फ्लैट खरीद लिया। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। अब ललिता जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती और उन्हें भूख भी लगना कम हो गया था। रमेश जी बहुत बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहते, पर ललिता जी बात को टालती रहती। रमेश जी ने एक दिन देखा कि ललिता जी का शरीर पूरा पीला पड़ता जा रहा है, उन्हें बहुत कमजोरी भी आने लगी है। तब उन्होंने जबरदस्ती ललिता जी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने को कहा और ललिता जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी सलाह दी। दूसरे दिन जब डॉक्टर सामने आया तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिससे रमेश जी का होश ही उड़ गया था। ललिता जी का एक किडनी खराब हो गया था और बीमारी अंतिम चरण पर था। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इनकी ऑपरेशन करवा दिया गया तो इनकी जान बचाई जा सकती है और ऑपरेशन का खर्चा कुल 50 लाख बताया गया था। साथ ही में एक किडनी देने के लिए डोनर की भी ज़रूरत थी। ये सब बातें सुनकर रमेश जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को संभालें या मौत पर खड़ी दहलीज पर अपनी पत्नी को।
उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपने दोनों बेटे को फ़ोन किया और फ़ौरन घर आने को कहा। खुद को संभालते हुए ललिता जी के पास पहुँचे तो एक ही बात सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था कि अगर ललिता जी ने ये सवाल किया कि डॉक्टर ने क्या कहा है तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। तभी ललिता जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है जी? कुछ खास नहीं, किडनी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। अब ललिता जी की कुछ हद तक हालत सुधरने के बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ दे करके घर ले जाने की अनुमति दे दी गया और रमेश जी को ये बात बता दिया गया कि जैसे ही डोनर और पैसों का इंतजाम हो जाए ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाएं। इस बीच दोनों बेटे घर पर आए तो रमेश जी ने ललिता जी की हालत के बारे में दोनों बेटों को बताया और कहा कि बेटा मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से नहीं मिलता है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप किडनी डोनेट नहीं कर सकते। जिनका भी ब्लड ग्रुप इनसे मिलता है वही किडनी डोनेट कर सकता है। बेटा तुम दोनों कल हॉस्पिटल जाकर अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारी माँ का ऑपरेशन का इंतजाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 40 लाख ऑपरेशन का खर्चा बताया है। बेटा तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के सारे पैसे तुम दोनों को दे चुका हूँ। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। किडनी देने की बात सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के रह गए, लेकिन पिताजी के सामने हमने भर दिए और दूसरे दिन वो अपना अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गए और वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे कि क्या पता अगर ब्लड ग्रुप मैच ही ना हो तो हमें किडनी डोनेट ही नहीं करना पड़ेगा और पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों बेटों का ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट आया तो दोनों ही बेटों का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से मैच करता था। ये बात सुनकर रमेश जी को थोड़ा राहत महसूस हुआ। तो बेटा ऑपरेशन कब करवाना है? तुम दोनों में से जिसका भी मन करे अपनी माँ को किडनी देने का दे दो और जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और खराब हो। पिताजी की ये बात सुनकर दोनों बेटे घबरा गए। इस पर छोटा बेटा मनीष बोला, पिताजी आपको तो पता ही है कि हमारा परिवार अभी अभी ही शुरू हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। ऑफिस का काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा? आप बड़े भैया से किडनी देने के लिए बोलिए। रमेश जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी नजरें चुराते हुए बोला, पिताजी मैं भी यही चाहता हूँ कि माँ जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन मैंने आपकी बहू से ये बात बताई तो वो कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र हो गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसीलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। और पिताजी मुझे भी उसकी बात सही लगी। अपने ही बेटों की मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमेश जी हैरान रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके बेटे उनकी माँ के बारे में ऐसा सोच रखते हैं। रात हो गया था, सब लोग सो रहे थे, पर रमेश जी की तो आंखों की नींद गायब ही हो गई थी। दूसरे दिन जब रमेश जी उठे तो देखे दोनों बेटे मुंबई वापस जाने के लिए एकदम तैयार खड़े थे। रमेश जी कुछ बोल पाने की स्थिति में तो ना थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से मजबूर होकर रमेश जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम किडनी नहीं देना चाहते हो तो तुम पैसे दे दो, किडनी का इंतजाम मैं कहीं और से कर लूँगा। पिताजी जो पैसे आपने दिए थे उसका हमने घर खरीद लिया है, अब वो पैसे हमारे पास कहाँ रहा। अपने भाई की ये बात सुनकर छोटा बेटा बोला, वैसे पिताजी आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतना पैसा खर्च करना बर्बाद करना ही होगा? और अब माँ की उम्र ही कितनी बची है, इतना पैसा हम दोनों से मांगने से पहले कुछ तो सोचा होता पिताजी आपने। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम माँ के ऑपरेशन में लगा पाए। कहते हुए दोनों बेटा वहाँ से निकल गए। लगभग एक सप्ताह के बाद दोनों बेटे गुस्से से लाल हुए घर वापस आए और कहने लगे, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कोई पिता भी अपने बच्चों पर केस कर सकता है? आपने हम दोनों के लिए जो किया है वो आपका फर्ज था। सब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें काबिल बनाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सब अपने ही बेटों पर केस कर देते हैं।
छोटा बेटा बोला। तो इस पर बड़ा बेटा बोला, ये सब जो आप कर रहे हैं इससे आपके समाज में कितनी बदनामी होगी ये सोचा भी है आपने? रमेश जी चुपचाप अपने बेटों की बात सुन रहे थे। अचानक अपना धीरज खो बैठे और भारी आवाज में बोले, सही कह रहे हो तुम दोनों बेटा, बदनामी तो बहुत होगी लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी होगी। ये कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के भी ना हो सके। माँ की बीमारी के लिए मुझे तुम दोनों पर केस करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, मैं बाप होने के नाते तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊँगा अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से शादी के 7 वचन में से एक वचन ये भी दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम दोनों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो सरकारी नौकरी का भी त्याग कर दी ताकि तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से हो सके। वो बोलती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। अब आज तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है तो तुम्हें अपनी माँ पर पैसा लगाना बर्बाद और फिजूल लग रहा है। बेटा, तुम्हें काबिल बनाने के लिए मुंबई में अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की तुम्हारी माँ की ही जिद थी ताकि तुम लोगों को अच्छी नौकरी मिल सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुश्तैनी घर भी बेच दिया और जो पैसा मिला वो हम लोगों ने तुम पर लगाया था ताकि कोई परेशानी आड़े ना आ सके, और हम दोनों इस छोटे से मकान में रहने के लिए भी तैयार हो गए। अपने बच्चों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक पैसा तक नहीं देना चाहते। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि जब ललिता को पता चलेगा उसके बेटे उसके प्रति ऐसा सोच रखते हैं तब उस पर क्या बीतेगी। लेकिन पिताजी, आप ये भी तो सोचिए कि 50 लाख कोई छोटी रकम थोड़ी है, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि माँ बिल्कुल ठीक ही हो जाएगी। बेटा, मैं तो सब कुछ सोच लिया हूँ, अब तुम सोचो। जिंदगी रही तो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। मैंने तो इस छोटी सी मकान को भी बेचने के लिए तैयारी कर ली है, पर इसका सिर्फ 10 लाख ही मिल पाएगा और बाकी के 40 लाख कम पड़े रहे हैं। लेकिन अब जब तुमने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मुझे केस कर कर कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम दोनों को दिए थे, अब वो पैसे मुझे वापस चाहिए, और रमेश जी ने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। बेटों से बातचीत करने के बाद जब रमेश जी ललिता जी के पास कमरे में आए तो ललिता जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, सुनिए जी, ये बीच बीच में आप कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं सारा दिन अखबार पढ़कर और टीवी देखकर बिताती हूँ। इस पर रमेश जी आंखें चुराते हुए बोले, अरे कुछ नहीं भाग्यवान, तुम्हारी ऑपरेशन कुछ ही दिनों में करवाना है ना, तो इसी बारे में बात करने डॉक्टर के यहाँ मिलने चला जाता हूँ। वो तो ठीक है जी, कितने दिन हो गए हैं हमारे बेटे हमसे मिलने भी नहीं आए। इस पर रमेश जी एकदम से चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि तुम्हें कैसे बताऊं ललिता, तुम्हारे दोनों कलयुगी बेटों की सोच। अपने मन की बात तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समय से पहले नहीं मारना चाहता। मामले की गंभीरता को देखकर कोर्ट ने भी केस की सुनवाई अगले ही दिन से शुरू करवा दी। ऐसा अनोखा केस देखकर जज साहब भी हैरान हो गए कि एक बाप को अपने बेटों पर इसीलिए केस करना पड़ रहा है क्योंकि बेटे को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं। कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार 2 दिन तक सुनवाई की और तीसरे दिन जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला ये था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर दोनों बेटे आकाश और मनीष ने अपने पिताजी से लिए हुए रिटायरमेंट के सारे पैसे ब्याज समेत वापस करेंगे। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहें तो उनके घर की नीलामी कर दिया जाएगा और नीलामी से जो पैसे मिलेगा
उस पैसों से रमेश जी की पत्नी ललिता जी का इलाज करवाया जाएगा। वहां खड़े मीडिया वाले ने भी इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई दो कलयुग बेटों की करतूत। आज का ये फैसला आने वाली नई पीढ़ियों के लिए एक सबसे बड़ी सीख बनने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब माता पिता उनका पालन पोषण करके, उन्हें पढ़ा लिखा करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, तो आगे चलकर बच्चों का भी यही जिम्मेदारी बनती है कि वे भी अपने माता पिता की ज़रूरतों का ख्याल रखें। ये फैसला सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के रह गए। सब लोग उन्हीं की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने कितनी शर्मिंदगी भरा काम किया है। कुछ ही समय बाद उनका वकील उनके पास आया और कहने लगा, आप परेशान मत होइए, हम इस फैसले को हाई कोर्ट तक ले जाने की अपील करेंगे। मैं आप दोनों को जीत दिला कर ही रहूँगा। लेकिन दोनों बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। शायद अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा आकाश अपने पिताजी के पैरों में गिरकर कहने लगा कि कितने गलत थे हम, जो अपने ही बाप से जीतने चले थे। अगर मैं अपने बाप को हरा कर भी जीत जाता तो लालत है ऐसी जीत पर। पिताजी, मैंने सोच लिया है कि माँ को मैं अपनी किडनी दूंगा और साथ ही ऑपरेशन के लिए सारा पैसा भी दूंगा। इतने में छोटा बेटा मनीष बोला, नहीं भैया, अगर आप माँ को किडनी देंगे तो पैसे की सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने घर को गिरवी रखकर लोन के लिए आवेदन कर देता हूँ। इस पर रमेश जी अपने बेटों से बोले, बेटा, मैं तुम दोनों से एक विनती करता हूँ। मैंने ये कोर्ट केस के बारे में तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं बताया है और मैं यही चाहता हूँ कि भविष्य में भी इसके बारे में तुम्हारी माँ को कुछ भी पता ना चले, नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटे ने इस बात को स्वीकार करके हम में भर दी। रमेश जी ने अब ज़्यादा देर करना उचित नहीं समझा और उसी वक्त हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 3 दिन बाद ही बताई और ललिता जी को आज ही हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। रमेश जी को अब थोड़ा तसल्ली हो गया था कि उनकी पत्नी ललिता अब जल्द ही कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर से बात करने के बाद रमेश जी अपने दोनों बेटे के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचते ही ललिता जी को देखा तो ललिता जी अखबार पढ़ते पढ़ते सो गई थी। ललिता, उठो, देखो हमारे दोनों बेटे भी आए हैं और हमने डॉक्टर से भी बातचीत कर ली है और डॉक्टर ने आज ही एडमिट करने को कहा है। रमेश जी ललिता जी के हाथ से अखबार लेने लगे, लेकिन ये क्या, ललिता जी के तो हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। रमेश जी की तो रूह ही कांप गई ये देखकर कि ललिता जी की सांसें रुक गई थी। दोनों बेटे ने उन्हें हिलाया और उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, पर ललिता जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रमेश जी ने अखबार को उठाकर देखा तो पहले ही पन्नों पर साफ साफ उनके द्वारा किए गए केस के बारे में विस्तार से एक खबर छपी हुई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि कलयुग बेटे की करतूत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।